Hello students, welcome to online class. BA second year students, हम अपना पेपर सेकंड ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आज हम अध्ययन करेंगे जाति पंचायत का। किसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स? जाति पंचायत। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण समाज के अंतर्गत जो है या फिर यूँ कह लीजिए कि जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या फिर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है वो प्रारंभ नहीं हुई थी, उससे पहले स्टूडेंट्स ग्रामीण समाज के अंतर्गत जाति पंचायतों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रारंभ में जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता था, तो इसीलिए जाति से संबंधित जो भी फैसले होते थे, जो भी कार्य होते थे, उनको करने का कार्य, उनको निपटाने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता था? जाति पंचायत के द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन से पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है 1959 में, उससे पहले जो है जाति पंचायतों को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे और ग्रामीण समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं जाति पंचायत की तरफ। जाति पंचायत, पहले हम जाति का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, जाति क्या होती है? वैसे तो हम अपना जो सेकंड पेपर है ग्रामीण समाजशास्त्र, उसके अंतर्गत जाति का अर्थ पढ़ चुके हैं। फिर भी स्टूडेंट्स एक बार मैं बताती हूँ जाति क्या है। जाति जो है जन्म से निर्धारित होती है, यानी ऐसा समूह जिसकी सदस्यता जो है जन्म से निर्धारित होती है, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जाति जो होती है, एक बार व्यक्ति जो है किसी जाति में जन्म ले लेता है तो आजीवन वह उस जाति को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वर्तमान में तो नहीं, लेकिन जब स्थानीय स्वशासन व्यवस्था नहीं थी उस समय जाति पंचायतों का जो प्रभाव था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। जब प्रारंभ में जाति से पहले जब वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी स्टूडेंट्स, जिसके अंतर्गत क्या माने गए हैं? 4 वर्ण माने गए हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण माने गए हैं। और उन चारों वर्णों के अंतर्गत भी उनके गुण एवं कर्म के आधार पर उनके कार्य जो होते थे वो निश्चित होते थे। किंतु धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था है स्टूडेंट्स, वो किस में परिवर्तित हो गई? जाति में परिवर्तित हो गई। और जो जाति के नियम हैं वो अत्यंत ही कठोर बन गए, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती। व्यक्ति ने जिस प्रकार की और जैसी जाति में जन्म लिया है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान जो है उस समाज में उसी प्रकार का होता था। तो जब जाति पंचायतें पाई जाती थी तो जाति के प्रभाव जो थे वो कठोर थे। ठीक है, तो अब जाति का अर्थ जान लिया। जाति क्या है? जाति एक ऐसा समूह है जो जन्म के आधार पर निर्धारित होता है और व्यक्ति एक बार यदि किसी जाति में जन्म ले लेता है तो आजीवन उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। हमने जीएस गुरी की अवधारणा पढ़ी थी, उसके अंतर्गत जीएस गुरी ने बताया था जाति में विवाह जो है, विवाह से संबंधित प्रतिबंध, खान पान से संबंधित प्रतिबंध इत्यादि प्रतिबंध पाए जाते हैं। यानी जाति क्या करती है? जाति अंतर विवाह पर जोर देती है। यानी व्यक्ति जो है जिस जाति में जन्म ले लेता है उसका विवाह भी जो है स्टूडेंट्स उसी जाति में होना चाहिए। तो इस प्रकार से जाति के नियम कठोर होते थे, लेकिन वर्तमान में जो है उनमें परिवर्तन आ गया है। अब पंचायत का अर्थ देखिए स्टूडेंट, पंचायत को साधारण रूप से कहा जाता है 5 सदस्य, जिसके अंतर्गत को उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स?
शाब्दिक अर्थ जो होता है पंचायत का वो क्या होता है? 5 व्यक्तियों का संगठन। पंचायत क्या होती है? 5 व्यक्तियों का संगठन होती है। यानी सामान्य भाषा में जाति पंचायत से तात्पर्य क्या हो गया? एक ग्राम की विशिष्ट जाति के वयोवृद्ध व्यक्तियों यानी पंचों के सामाजिक एवं न्यायिक संगठन से होता है। यानी एक जो गांव है उसमें कोई एक विशिष्ट जाति है, उस विशिष्ट जाति के जो वयोवृद्ध व्यक्ति है यानी जिनकी एज ज्यादा होती है, जो वृद्ध होते हैं, जिन्हें क्या माना जाता है? पंचों के रूप में माना जाता है। उन पंचों की एक क्या होती है? विशिष्ट इकाई होती है, एक विशिष्ट संगठन होता है जो कि समाज में सामाजिक कार्यों के साथ साथ स्टूडेंट्स न्यायिक कार्य करने की भी वो कार्य क्षमता रखता है, यानी क्षमता रखता है। यानी वो समाज से उस जाति से संबंधित जितने भी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक कार्य होंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? वो जो जाति पंचायत है या जाति पंचायत के जो सदस्य हैं, मैंने आपको बताया वयोवृद्ध सदस्य हैं, उनके द्वारा ही किए जाते हैं। एक बात इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। स्टूडेंट्स जो जाति पंचायत के सदस्य, मैंने जैसे बताया पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्यों का संगठन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 सदस्यों का संगठन जो होता है। ये संगठन में भी कौन होते हैं? वयोवृद्ध व्यक्ति। कौन होते हैं? वयोवृद्ध व्यक्ति जिनकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, जिनका समाज में क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सम्मान होता है, उन्हें ही पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ इस पंचायत के अंतर्गत एक चीज जो महत्वपूर्ण मानी जाती है वो मानी जाती है स्टूडेंट्स वंशानुगत। यानी कि ये जो जाति पंचायत होती है इसकी जो वयोवृद्ध सदस्य होते हैं ये वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत से क्या तात्पर्य हुआ स्टूडेंट्स? वंशानुगत से तात्पर्य हुआ कि वंश के अनुसार यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी किसी का जो दादा जो है वो यदि पंचायत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो उसका बेटा होगा, फिर उसका ज्येष्ठ पुत्र, इस तरह से ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वंशानुगत तरीके से चलती रहती है। यानी समाज में जिस जाति की प्रतिष्ठा होती है उसके ही सदस्य जो है जाति पंचायत के पंच बनते हैं, उस संगठन में सम्मिलित होते हैं और ये लगातार क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये संख्या निश्चित होती है। वैसे तो जाति पंचायत के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत केवल 5 ही सदस्य होते हैं। इसकी सदस्य संख्या में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? परिवर्तन हो सकता है। और निश्चित रूप से यदि हम इसकी कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान देते हैं तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो उस ग्राम तक ही सीमित रहता है। यानी जिस ग्राम की वो जाति पंचायत है उसका कार्य क्षेत्र भी उसी तक सीमित रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जहाँ जहाँ जिन जिन आसपास वाले गांवों में वही जाति निवास करती है उनका कार्य क्षेत्र जो है वहां तक भी माना जाता है। यानी कभी कभी उस ग्राम से आगे भी उसका कार्य क्षेत्र जो है किसका? जाति पंचायत का कार्य क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि एक ही जाति के सदस्य जो होते हैं स्टूडेंट वो कई गांवों में निवास करते हैं और कई गांवों में निवास करने की वजह से उसका क्षेत्र भी कभी कभी क्या हो जाता है स्टूडेंट? विस्तृत हो जाता है। यानी वो जातियाँ उस जाति पंचायत जो उस ग्राम क्षेत्र के अलावा भी जो अन्य ग्रामीण एरिया होते हैं, आसपास के ग्राम क्षेत्र होते हैं जहाँ की वही जाति निवास करती है तो उनका कार्य क्षेत्र जो है वहाँ तक भी विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार से जाति पंचायत में वयोवृद्ध व्यक्ति होंगे। जाति पंचायत में 5 सदस्यों का संगठन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है इसके सदस्यों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ये सदस्य संख्या जो स्टूडेंट्स कैसी होती है? वंशानुगत होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? वंशानुगत होती है।
किसकी संरचना स्टूडेंट्स? जाति पंचायत की संरचना। तो वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके 5 सदस्य होते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति जो होते हैं अधिकतर उनको ही इस जाति पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम इसकी संरचना को देखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी संरचना के हिसाब से आते हैं सबसे पहले तो साधारण सदस्य। कौन आते हैं स्टूडेंट्स? साधारण सदस्य, यानी जाति पंचायत के जो साधारण सदस्य होते हैं वे सभी व्यक्ति होते हैं जो कि उस जाति पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या फिर उस जाति पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले। वो जाति पंचायत, उसका जो कार्य क्षेत्र है कहाँ तक फैला हुआ है, वो सारे सदस्य जो होते हैं उसमें निवास करने वाले जो सदस्य होते हैं वो सभी साधारण सदस्यों की संख्या के अंतर्गत स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि इनका कार्य अपनी जाति के सदस्यों के कार्य की जानकारी रखना होता है। ये साधारण सदस्य होंगे, उस जाति पंचायत क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन इनकी जानकारी जो होती है पूरी जाति से संबंधित होती है, उनके बारे में पूर्णतया जानकारी रखने का कार्य जो है ये साधारण सदस्य रखते हैं, और जाति से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन खुद को भी करना होता है, और खुद के करने के साथ साथ जो जाति के अन्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी इन नियमों का पालन जो है वो करवाया जाता है। जाति पंचायत की जो संरचना है, पहले इस संरचना में कौन आते हैं? साधारण सदस्य, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी जो आते हैं वो आते हैं कार्यकारिणी सदस्य। कौन से आते हैं? कार्यकारिणी सदस्य। कार्यकारिणी सदस्य जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सामान्यतः जाति पंचायत के व्यक्ति ही होते हैं, जिन्हें अपनी जाति में अधिक सम्मानित एवं प्रभावपूर्ण समझा जाता है। जो उस जाति में अत्यधिक सम्मानित होते हैं और प्रभावपूर्ण होते हैं वही व्यक्ति जो है वो क्या बनते हैं? कार्यकारिणी के सदस्य बनते हैं। और इन कार्यकारिणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पंच कहा जाता है। यानी पंच के निर्धारण में आयु, विशेष क्षेत्र में निवास की अवधि एवं वंशानुगत लक्षणों को देखा जाता है। यानी ये कार्यकारिणी के सदस्य या पंच जो बनते हैं या कार्यकारिणी के सदस्य जो है उन्हें क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। अब पंच बनाने के लिए तो आयु देखी जाती है, आयु के साथ साथ ये देखा जाता है कि वो जो पंच बनाए जा रहे हैं वो सदस्य जो है कितने समय से इस जाति पंचायत में निवास कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैंने ऊपर भी आपको बताई थी, वंशानुगत वाली, क्योंकि ये पंच जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है कार्यकारिणी सदस्यों के अंतर्गत देखी जाती है। पहले कौन सी? आयु देखी जाती है, दूसरी जो है विशेष क्षेत्र में निवास की अवधि, और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो देखी जाती है वो देखी जाती है वंशानुगत लक्षण। जाति पंचायत की कार्यकारिणी की सदस्यों, एक महत्वपूर्ण बात और है कि इसके अंतर्गत महिलाओं को जो है जाति पंचायत की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता? कार्यकारिणी की सदस्य नहीं बनाया जाता था, किंतु महिलाओं को। ठीक है। तीसरी जो जाति पंचायत की संरचना है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आता है मुखिया। कौन आता है? मुखिया। मुखिया जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जिसे कि स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? सरपंच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच भी कहा जाता है। ये सरपंच भी क्या होता है? परंपरागत होता है
वंशानुगत होता है। साथ ही साथ वंशानुगत और परंपरागत होने के साथ साथ इस सरपंच की क्या होती है स्टूडेंट्स, कार्यकारिणी होती है, जिसकी जो भी कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है वो सरपंच कार्य करवाने का प्रयास करता है कि जाति से संबंधित जो भी कार्य हैं उन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को कहकर फिर करवाया जाता है। अंतिम संरचना के अंतर्गत जो आती है वो बैठक, कि भी जाति पंचायत की जो बैठक होती है वो कब होती है, कैसे होती है। तो जाति पंचायत जाति से संबंधित फैसले करती है स्टूडेंट्स। तो जाति पंचायत की बैठक जो है आपातकालीन भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि यदि कोई जाति का व्यक्ति जो है किसी अन्य पर आरोप लगाता है तो उन आरोपों की सुनवाई करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपातकालीन बैठक जो है वो आयोजित की जा सकती है। और साथ ही साथ इसकी बैठक तब होती है जब जाति पंचायत का कोई भी सदस्य जो है नियमों का उल्लंघन करता है, या तो एक दूसरे पे आरोप लगाता है या फिर क्या करता है, नियमों का उल्लंघन करता है जाति का कोई भी सदस्य, तो उन नियमों का उल्लंघन करने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपातकालीन या जाति पंचायत की जो बैठक है वो बुलाई जा सकती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जाति पंचायत का जो मुखिया होता है या फिर तो पहले की जाति पंचायत का जो सरपंच होता है वो सरपंच जो है किसी भी सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, यानी वो चाहे जो सब कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलकर किसी भी तरह का जो फैसला है वो ले सकता है। यानी जाति पंचायत के जितने भी सदस्य हैं या जाति के जितने भी सदस्य हैं उनके विरुद्ध जो है कार्यवाही करने का अधिकार जो किसको होता है स्टूडेंट्स, मुखिया को होता है या फिर सरपंच को होता है। साथ ही साथ इसकी जो कार्यवाही होती है वो कार्यवाही ऐसे ही कोर्ट और न्यायालय जैसे लग रहे हैं, एक बंद कमरे में पैक्ड ऐसा कुछ। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है उस सार्वजनिक क्षेत्र पर जो है इस प्रकार की जाति पंचायत से संबंधित जो भी कार्यवाही होती है वो सार्वजनिक रूप से होती है। उस सार्वजनिक क्षेत्र पर ही वादी और प्रतिवादी सबको बुला लिया जाता है, एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो सुने जाते हैं और आरोप के संबंध में जो भी साक्ष्य होते हैं, जो भी गवाह होते हैं उनकी बात को सुनकर एवं वो उनके द्वारा जो भी प्रभाव प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है और अवसर देकर ही उसके बाद सरपंच या मुखिया कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मिलकर सभी गवाहों की बात सुनकर फिर किसी प्रकार का निर्णय करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जाति पंचायत का जो संरचनात्मक ढांचा है